हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सा, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल, टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल और भी अपडेट्स देते रहते हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, सो दैट सारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR फॉर्म 6। इसके पहले हमने कुछ वीडियोज़ में ITR फॉर्म 1 से लेके 5 तक के बारे में एक एक वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लें कि आपके लिए वो एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ITR फॉर्म 6, जो कि कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़, सेक्शन 8 कंपनीज़, वन पर्सन कंपनीज़, मतलब बेसिकली जो भी कंपनीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड हैं उसके लिए एप्लीकेबल है। प्लस और भी चीज़ें हैं जो भी अभी हम नीचे करेंगे डिस्कस। तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली उस कंपनीज़ के लिए जो कि सेक्शन 11 में उनको रिटर्न फाइल करना रहता है, दैट इज़ एग्जेम्प्ट, या जहाँ टैक्सेशन नहीं होता। तो ये रहा व्हाट आर द कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में कौन सी कंपनीज आती है अब जो ITR 6 फॉर्म नहीं करेंगी? तो उसमें वो कंपनीज आती हैं हुज प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, बेसिकली NGOs। अब हु कैन फाइल मैंने वहाँ एक्सप्लेन तो कर दिया आपको, लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकली चाहिए तो देखिए ये पहला है कि एन इंडियन डोमेस्टिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फिर है अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, दैट इज़ अ फॉरेन कंपनी। बेसिकली जो कंपनी बाहर की है, यहाँ पे नहीं रजिस्टर्ड है। लास्टली है आपका एन इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड एंड इट इज़ नॉट इंडियन और नॉट, इट इज़ irrespective of whether such an institution is incorporated or not and whether it is Indian or not। मतलब बेसिकली कोई भी और अगर टाइप की कंपनी है जो कि किसी और में फॉल नहीं करती है ITR 1 to 5 में या 7 में, तो वो यहाँ जाएंगे। सिंपल सा इसका ये है। और टैक्स ऑडिट अगर एप्लीकेबल है तो 44AB में जाएगी ऑडिट रिपोर्ट के साथ। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इसके लिए भी एक और वीडियो जाएगी अलग से कि 44AB में कौन सी चीज़ें करती है फॉल और ये कैसे हम करेंगे फाइल। तो आई होप ये 5-7 वीडियोस के बाद इसके लिए भी जाएगी एक वीडियो आएगी, और साथ में ये भी कि आपको अगर ये नहीं पता कि आपके लिए कौन सी ITR है चूज़ करनी है आपको, तो उसके लिए भी जाएगी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी रिसेंटली बहुत सारी चेंजेस आई हुई हैं, तो ये रही वो सारी चेंजेस बेसिक्स जो कि खास अभी इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये 2021 में ही हो चुकी थी। फिर भी आप उसको देख सकते हैं। तो शेड्यूल्स हैं यहाँ पे जो मैंने उसको एक्सप्लेन कर मतलब दिखा रखा है। बट अभी हम चलते हैं ITR फॉर्म को ही डिस्कस करते हैं ओपन करके। पहले मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करेंगे, बट फिर मुझे लगा कहीं थोड़ा सा वो बोरिंग ना मतलब हो जाए, तो हम लाइव ITR फॉर्म ही खोल लेते हैं और उसी हिसाब से हम उसको करेंगे डिस्कस। तो ये रहा ITR का फॉर्म, ITR 6। असेसमेंट ईयर को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सेम ही है, कुछ ऐसा है नहीं चेंज ज़्यादा। तो ये रहा ITR फॉर्म। अगर आप किसी भी जावा यूटिलिटी या किसी और चीज़ से करेंगे फाइल तो भी ऐसे ही आएगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर से आप करेंगे कोई तो अलग अलग टाइप में आएगी। बट बेसिकली डिटेल्स चाहेंगे ये सारी चीज़ें। तो नेम, पैन, अगर कंपनी के नाम में कोई भी चीज़ें चेंज में लाई हुई है लास्ट 5 सालों में, तो आपको यहाँ वो डालना है, ओल्ड नेम, COI, कमेंसमेंट, ये बेसिक सारी डिटेल है। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब में कंपनी की पर्सनल वो चीज़ें जाएंगी, और आपको यहाँ चूज़ करना है कि कंपनी डोमेस्टिक है या फिर फॉरेन है या फिर पब्लिक है, क्योंकि इससे टैक्सेशन के रेट में बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी। उसके बाद आता है आपका फाइलिंग स्टेटस, कि हम फाइलिंग जो कर रहे हैं वो किस सेक्शन में कर रहे हैं, 139(1) या 4 या 5 या CD, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो बेसिकली आप अगर टाइमली फाइल कर रहे हैं तो 139(1) में आएगा, और अगर लेट कर रहे हैं तो 139(4) में आएगा, रिवाइज कर रहे हैं तो 139(5) में आएगा। और उसके बाद बेसिक सारी चीज़ें हैं कि कंपनी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे है कि नहीं, दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी ओनली। FII, FPI है या नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव असेसी का नाम आएगा यहाँ पे जो भी कंपनी के बिहाफ में रिटर्न फाइल कर रहे हैं,
उसकी डिटेल वगैरह आएंगी। ये ऑथराइज्ड पर्सन से होती है अलग, ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल आती है लास्ट में। ये रिप्रेजेंटेटिव असेसी दूसरे चीज़ के लिए आता है। उसके बाद आती है आपकी ऑडिट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कंपनी की ऑडिट अगर हो रही है, दैट इज़ टैक्स ऑडिट। यहाँ स्टैट ऑडिट की बात नहीं है, यहाँ पे टैक्स ऑडिट की बात है। तो उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है और आपको वहाँ यस या नो उसके अकॉर्डिंगली टिक करना है कि किस सेक्शन में आप कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है या नहीं करना है। और यहाँ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर की सारी डिटेल जाती है, इंक्लूडिंग नेम, डेट, मेंबरशिप नंबर और भी। होल्डिंग स्टेटस, कंपनी अगर सब्सिडियरी है तो उसकी डिटेल जाएगी, होल्डिंग कंपनी है तो भी उसकी डिटेल जाएगी, जो भी कंपनी का एक्चुअल स्टेटस है। फिर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी अमलगमेट होके बनी है या फिर अमलगमेशन के पहले है या फिर डीमर्ज होके बनी है, तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें डालेंगे। फिर की पर्सन्स, उस कंपनी के मेन डायरेक्टर या पार्टनर या स्टेक होल्डर जो भी हैं उनके सारी डिटेल जाएंगी। शेयर होल्डिंग की डिटेल जाएगी, ओनरशिप की डिटेल जाएगी यहाँ पे। फिर नेचर ऑफ कंपनी एंड इट्स ट्रांजैक्शन, तो ये IRDA वगैरह या फिर RBI से आपको अगर अप्रूवल चाहिए तो यहाँ एप्लीकेबल है, नहीं तो आप इसको एज इज छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपने जो प्रिपेयर कर रखी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ सारी चीज़ें आप कर देंगे फिल। और ये पहले 2-3-4 पेजेस में आप यही सारी चीज़ें हैं। बैलेंस शीट की पूरी शेड्यूल वाइज डिटेल आपको यहाँ डालना है, सो दैट कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आएगी। फिर आएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद आएगा लास्टली P&L अकाउंट। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको डालनी है एज़ पर योर ऑडिटेड बैलेंस शीट, साइंड बैलेंस शीट जो भी है वो आप डाल देंगे। और नो अकाउंट्स केस, अगर बहुत सारे केस में क्या रहता है कि प्रिजम्पटिव में करते हैं फाइलिंग हम लोग, तो फिर यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है। नो अकाउंट्स केस बेसिकली जहाँ पे आपका अकाउंट्स प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको यहाँ करना है चूज़। इंड AS अगर एप्लीकेबल है आपके ऊपर तो इंड AS के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट यहाँ जाएगी, PL यहाँ जाएगी, सारी चीज़ें इसमें मेंशन हो जाएंगे। अदर इन्फॉर्मेशन, अब ये है बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी के इंटरनल होती हैं कि अगर अकाउंटिंग मेथड में कोई चेंजेस आई हुई है तो वो डालना, या फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, P&L में कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे जाएंगी। बैड डेट्स, तो केस टू केस ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारे केस में एप्लीकेबल है नहीं, बट अगर है आपके केस में एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर अगर PL में है, पर्सनल नेचर अगर PL में है, तो ये सारी चीज़ें केस टू केस बेसिस पे रहती है। तो आप देख लें पहले एक बार फॉर्म को, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ चीज़ें डालनी है जो कि अलाउ या डिस अलाउ होंगे। उसके बाद आपका यहाँ आता है क्वांटिटेटिव डिटेल्स, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट अंडर लिक्विडेशन। तो आपकी कंपनी अगर लिक्विडेशन में है तो ये जाएगी, नहीं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल्स जो ITR में जाते हैं वो ऐसे हैं। आपका पहला हाउस प्रॉपर्टी, अगर कंपनी की कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो बेसिकली अगर रेंटेड आउट है प्रॉपर्टीज़ तो इसमें जाएंगे सारी डिटेल। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तो आएगा ही। उसके बाद अलग अलग शेड्यूल्स हैं, डीम्ड इनकम है, कंप्यूटेशन ऑफ स्पेकुलेटिव इनकम है, डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेटेड है तो यहाँ पे हो जाएंगी शेड्यूल वाइज। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स, समरी यहाँ पे अपने आप बन के आ जाएगी। इसका डीम्ड कैपिटल गेन, ये सारे बेसिकली एप्लीकेबल नहीं है बट फिर भी है। तो कैपिटल गेन्स, अगर कोई कैपिटल गेन है कंपनी के नाम पे तो उसकी सारी डिटेल यहाँ जाएंगी। प्रॉपर्टी की परचेज डेट, सेल डेट, परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्सेशन वगैरह आएगा। फिर वो शेयर्स वगैरह में अगर कंपनी करती है डील, अपने कंपनी के नाम पे अगर डीलिंग वगैरह मतलब हो रही है तो यहाँ आएंगी उसकी डिटेल। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में बाइफरकेट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे फील्ड में अपने आप ये सारी चीज़ें वो फेच कर लेगा। इनकम टैक्स आपको मैनुअली हर जगह डालने की नीड नहीं पड़ेगी, तो आप यूटिलिटी भी कर सकते हैं यूज़, या कोई भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं यूज़। अदर सोर्सेज, अगर किसी और हेड्स में वो इनकम नहीं आ रही और वो कंपनी अर्न कर रही है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मशीनरी पे रेंट वगैरह जो है वो आ गया, तो एनी अदर इनकम। और स्पेशल रेट पे अगर कोई इनकम है तो फिर यहाँ आएगी वो। अदर सोर्सेज वगैरह सब फिल हो जाएगा। फिर है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वगैरह, पिछले साल से अगर कोई भी लॉसेस वगैरह है तो वो करंट ईयर के साथ होंगी एडजस्ट पहले, और फिर जो भी बच जाएगा वो नेक्स्ट ईयर जाएगा।
ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर लास्ट ईयर हुई थी तो वो इस साल भी कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट ईयर तक जाएगी, और जब तक 8 साल तक आप इसको कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो 10AA की रिडक्शंस, 80G डोनेशंस वगैरह आपने अगर कर रखा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। GGA की भी यहाँ पे आएंगी। 80IA की डिडक्शन यहाँ आएगा। IB, IC ये केस टू केस बेसिस पे। उसके बाद शेड्यूल 6 में अगर कुछ भी ऐसी डिडक्शंस है जो कि कंपनी ने करी हुई है, इंक्लूडिंग 80G, GGA, GGB, तो यहाँ आएगी वो। फिर स्पेशल इनकम, स्पेशल रेट्स जो आती हैं, इन सारी चीज़ों पे अलग अलग स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन है आती है, तो वो अगर करती हैं फॉल तो वो उसके अकॉर्डिंगली आएंगी। मैट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे और भी चीज़ें डाल के मैट कैलकुलेट करना है कि भाई आपका कंपनी अगर लॉस में भी है फिर भी आपको मैट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि आपको टैक्स पे करना पड़ जाए, तो पहले से कैलकुलेट कर लें। बहुत बार क्या रहता है कि इनकम टैक्स फाइलिंग के लाइक बुक्स फाइनल करके MCA में लोग कर देते हैं फॉर्म फाइलिंग, बट बाद में मैट की वजह से टैक्स आता है और बुक्स में चेंजेस करते हैं, तो जिसके वजह से दिक्कत होती है। तो इसीलिए पहले आप ITR फाइल करें, उसके बाद ही MCA की रिटर्न तक पहुँचें। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक इनकम्स, तो ये सारी चीज़ें एडिशनल हैं, ये यहाँ तक वैसे नीड नहीं पड़ती है, बट फिर भी आप देख सकते हैं जो आपके केस में एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देख लें, उसके अकॉर्डिंगली फिर एज एप्लीकेबल फाइल करेंगे। तो मोस्टली ये सारी चीज़ें थी। इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर कंपनी की हो रखी है तो वो सारी चीज़ें, GST की डिटेल, टर्नओवर की डिटेल, GST और कंपनी में टर्नओवर सेम होना चाहिए आपका, वो मैच होने के बाद फिर लास्ट में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बन जाती है, वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे PL और बैलेंस शीट से। फिर कंपनी के बैंक डिटेल्स इंक्लूडिंग IFSC कोड, जहाँ पे रिफ़ंड या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी, और वैलिडेशन वेरिफिकेशन यहाँ पे डायरेक्टर या MD है जो उसकी डिटेल्स चाहेंगी, हु विल बी वेरीफाइंग और साइनिंग द DS फॉर्म। तो इस तरीके से हम ITR फाइल कर लेंगे। शेड्यूल्स ये रहे सारे समराइज्ड यहाँ पे डाल रखे हैं। उसके बाद अगर आपने फाइल प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था जावा या फिर एक्सेल यूटिलिटी से आप प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको ऑनलाइन फाइल कर देंगे। इसके केस में आपको ऑनलाइन फाइल करने लाइक ऑनलाइन प्रिपरेशन का ये वाला ऑप्शन है नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि ये सिर्फ ITR 4 तक ही है, 5, 6, 7 के लिए ये वाला ऑप्शन नहीं है। आपको इसके लिए जावा या फिर एक्सेल यूटिलिटी में ही प्रिपेयर करके फिर आपको JSON फाइल एक्सपोर्ट करके वो इनकम टैक्स के साइट पे सीधे इंपोर्ट करके फाइल करेंगे। एंड DSC इज़ अ मस्ट, DSC के बिना फाइल नहीं कर पाएंगे। और फाइनली उसके बाद आपको ऐसे करके कोरियर कर देना है इस एड्रेस पे एक्नॉलेजमेंट, अगर मैनुअली अगर हुई है तो, नहीं तो अगर DSC से करिए या फिर आधार वेरिफिकेशन करके करिए तो फिर इसकी भी नीड नहीं है। तो आई थिंक दिस वीडियो वाज ऑफ हेल्प। If you have any such queries, you can comment down in the section and we will be happy to help you. Thank you so much.